हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 इकोनॉमिक्स यूनिट 4। यूनिट 3 तक ऑलरेडी आपका हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। यूनिट 4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। मतलब आज आपका पूरा मेजर पेपर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 4 को। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो बस आप सभी का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम आप सभी को क्या करना है कि आधा से 1 घंटा, बस 30 से 40 मिनट इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है। तो आसानी भाषा में हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि उतना याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत ही अच्छा आप सभी का एग्ज़ाम जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जो बच्चे हैं कि जो तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनको मैं बाद में टिप्स दूंगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 9 से। तो चैप्टर 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं साम्य की अवधारणा एवं प्रकार पढ़ने वाले हैं, मतलब कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया साम्य से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम? तो साम्य से आप क्या समझते हैं? तो साम्य का क्या मतलब होता है, ये आपको सबसे पहले जानना है। तो साम्य का मतलब होता है कि संतुलन की स्थिति। यह वह अवस्था होती है जब किसी चीज में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सब कुछ बराबर और ठीक ठीक होता है। तो अब इसे आर्थिक रूप से भी आपको समझना है कि जब बाजार में किसी वस्तु की डिमांड या सप्लाई बराबर हो जाती है, तो न तो कमी रहती है और न ही अधिकतम रहती है। तो ऐसी स्थिति में कीमत की स्थिर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि कीमत भी स्थिर हो जाती है। इसी को हम साम्य या संतुलन कहते हैं। तो आसान भाषा में एक लाइन में आपको याद कर लेना है कि जब बाजार में खरीदार जितना सामान चाहते हैं और विक्रेता उतना ही सामान बेचने को तैयार होते हैं, तो वह स्थिति साम्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर बाजार में 100 किलो चावल के पैकेट की मांग हुई, ठीक है, 100 चावल के पैकेट की मांग हुई और 100 ही पैकेट उपलब्ध है, तो बाजार क्या होगा? संतुलन में होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि साम्य वह स्थिति है जिसमें कुछ भी बदलने का दबाव नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ संतुलित होता है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि अस्थाई, अस्थाई और तटस्थ साम्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो साम्य का मतलब होता है संतुलन, लेकिन यह संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, तो तीनों प्रकार से आपको समझना है। सबसे पहला है अस्थाई, अस्थाई साम्य। तो इसमें क्या होता है कि यह जो है वह स्थिति है जिसमें अगर संतुलन थोड़ा बिगड़ भी जाए, तो वह अपने आप वापस उसी संतुलन की स्थिति में आ जाता है। आसान भाषा में बोले तो अगर कोई चीज हिल जाए तो वह फिर से अपनी जगह पर लौट आए, इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थाई साम्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि झूले का सबसे नीचा वाला जो भाग होता है, अगर उसे थोड़ा धक्का दे दिया जाए तो वह वापस नीचे की स्थिति में ही आ जाता है। आप झूला भी देखे होंगे कि आप झूला को धक्का देते हैं तो वापस से वो अपने स्थान पे ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यह सबसे मजबूत और सुरक्षित संतुलन होता है। अब दूसरा है अस्थाई साम्य। इसका कहने का मतलब है कि वह स्थिति है जिसमें अगर संतुलन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो वह और ज़्यादा बिगड़ जाता है और संतुलन खत्म हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बदलाव होने पर चीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पहाड़ की चोटी पर रखी हुई गेंद, अगर उसे थोड़ा सा भी धक्का लगे तो वह नीचे ढुलक जाएगी। मतलब थोड़ा सा भी अगर धक्का लगा तो क्या ढुलकते ढुलकते वो सीधे नीचे आ जाएगी, मतलब काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह बहुत ही कमज़ोर संतुलन होता है। अब हम बात करें तटस्थ साम्य की, तो यह वह स्थिति होता है जिसमें अगर कोई बदलाव हो जाए तो वस्तु नई जगह पर स्थिर हो जाती है, लेकिन पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। तो जहाँ रखा जाए वहीं स्थिर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
कि मान लीजिए कि समतल सतह पर अगर गेंद रखा हुआ है तो अगर उसे थोड़ी दूर धक्का दिया जाए तो वो नई जगह पर जाकर के, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है गेंद, इसको हम धक्का देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये आ गया तो ये क्या है कि ये अपना पुराना वाला जगह छोड़ करके नया जगह पे चला आया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तटस्थ साम्य। मतलब न तो वापसी आती है और न बिगड़ती है, न तो ये गेंद यहाँ से आएगा और न ही कोई मामला बिगड़ता है। तो इसी को तटस्थ साम्य बोलते हैं। आई होप आपको याद रहेगा। तो अस्थाई साम्य का क्या मतलब होता है? कि वापस आ जाता है, और अस्थाई साम्य का मतलब होता है कि गिर जाए या फिर बिगड़ जाता है। और तटस्थ साम्य का क्या मतलब होता है? जहाँ जाए वहीं ही रुक जाता है, जहाँ जाता है वहीं रुक जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मामला और बिगड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि मामला बिगड़ने पर भी वापस से ठीक हो जाता है। आई होप आपको एक लाइन में याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम? इसका क्या कहने का मतलब है? तो इसका आपको ध्यान से सुनना है कि विशिष्ट साम्य वह स्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के केवल एक छोटे हिस्से या एक ही बाजार का संतुलन अलग से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम सिर्फ एक वस्तु की डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, बाकी सभी चीजों को अनचेंज मान लेते हैं, मतलब स्थिर मान लेते हैं। एक लाइन में आपको याद कर लेना है कि जब हम पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि केवल एक चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल, गेहूं या फिर तेल का बाजार, तो जब हम पूरी व्यवस्था को नहीं बल्कि केवल एक चीज को अलग से समझते हैं तो वो क्या कहलाती है? विशिष्ट साम्य कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि हम सिर्फ चीनी के बाजार का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि चीनी की कीमत और उसकी मांग और सप्लाई कैसे संतुलित होती है। लेकिन बाकी चीज जैसे कि चावल हो गया, तेल हो गया या फिर मजदूरी, तो ये सब को हम क्या करते हैं कि स्थिर मान लेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि केवल एक बाजार या एक वस्तु पर इसमें ध्यान दिया जाता है, बाकी सभी आर्थिक कार्यों को स्थिर मान लिया जाता है और ये लिमिटेड होता है। ये जो विश्लेषण है ये सीमित होता है। इसमें आपको 3 ही पॉइंट याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य साम्य किस प्रकार विशिष्ट साम्य से विभिन्न है? तो अगर हम बात करें जनरल इक्विलिब्रियम की, यानी सामान्य साम्य की अगर हम बात करें, तो सामान्य साम्य और विशिष्ट साम्य में मुख्य अंतर अध्ययन के क्षेत्र का ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य साम्य में। तो सामान्य साम्य में पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है और इसमें सभी बाजार, वस्तु, उद्योग और आर्थिक इकाई आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। तो इसमें यह देखा जाता है कि वे एक साथ कैसे संतुलन में आते हैं। तो इसमें एक चीज में बदलाव का असर दूसरी सभी चीजों पर भी देखा जाता है। अगर हम बात करें विशिष्ट साम्य की अगर हम बात करें तो विशिष्ट साम्य में क्या होता है कि विशिष्ट साम्य में केवल एक ही वस्तु या एक ही बाजार का अलग से अध्ययन किया जाता है। इसमें बाकी सभी आर्थिक कार्य को स्थिर मान लिया जाता है और उनका प्रभाव नहीं देखा जाता है। आसान भाषा में बोले तो सामान्य साम्य का मतलब क्या हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था का संयुक्त अध्ययन किया जाता है, एक ही साथ अध्ययन किया जाता है। लेकिन विशिष्ट साम्य में क्या होता है कि केवल एक बाजार का अलग से अध्ययन किया जाता है और बाकी चीज को नजरअंदाज किया जाता है। आई होप कि आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं विशिष्ट साम्य की उपयोगिता क्या है। तो विशिष्ट साम्य की उपयोगिता क्या है? तो विशिष्ट साम्य की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा किसी एक वस्तु या एक बाजार के मूल्य निर्धारण और उसके व्यवहार को सरल तरीके से समझा जा सकता है। तो इसमें केवल एक ही बाजार का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए विश्लेषण आसान और स्पष्ट भी होता है। तो समझने में आसानी होता है क्योंकि एक ही चीज का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये जो विधि है ये आर्थिक सिद्धांतों को समझने में हमारी मदद करती है क्योंकि इसमें जटिलता को कम करके केवल मुख्य बातें पर ही ध्यान दिया जाता है। तो इसके माध्यम से यह भी जाना जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग या सप्लाई में बदलाव से उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा विशिष्ट साम्य नीति निर्माण और बाजार विश्लेषण में भी उपयोगी होता है क्योंकि इससे सरकार और अर्थशास्त्री किसी विशेष
क्षेत्र की समस्या को अलग से समझ करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। एक लाइन में आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। तो यह एक छोटा बाजार को समझने और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तरीका होता है। विशिष्ट साम्य उपयोगी तरीका होता है इन सभी समस्या को हल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलन या साम्य को परिभाषित कीजिए तथा प्रावैगिक संतुलन के स्थायित्व की दिशाओं को बताइए। तो ध्यान से इसको भी समझना है कि संतुलन या साम्य वो स्थिति है जिसमें किसी आर्थिक प्रणाली में विभिन्न शक्तियाँ जैसे कि मांग हो या फिर पूर्ति हो तो एक दूसरे को इस प्रकार संतुलित कर देती है कि किसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है और कोई भी स्वाभाविक परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बात करें प्रभाविक संतुलन की, तो प्रभाविक संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था एक संतुलन की ओर अग्रसर रहती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि संतुलन लगातार बदलते हुए भी बना रहता है। अगर हम बात करें प्रावैगिक संतुलन के स्थायित्व की प्रमुख दशाएं यह होती है कि यदि संतुलन में किसी कारण से डेविएशन हो जाए यानी विचलन हो जाए तो ऐसी आर्थिक शक्तियां कार्य करे जो उसे पुनः संतुलन की ओर वापस ले जाए। तो इसके लिए मांग और सप्लाई में स्वचालित समायोजन होना चाहिए। तो कीमत में लचीलापन होना चाहिए और बाजार की प्रतिक्रिया सही दिशा में कार्य करनी चाहिए। यदि विचलन के बाद असंतुलन और बढ़ता जाता है तो वह स्थिति अस्थिर संतुलन कहलाती है। लेकिन यदि विचलन धीरे धीरे समाप्त होकर व्यवस्था पुनः संतुलन प्राप्त कर लेती है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रावैगिक संतुलन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साम्य क्या है। तो ये भी साम्य से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब अगला है चैप्टर 10, कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है। तो हम समझेंगे इसको, कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो यह देखती है कि समाज के लोगों का जीवन कैसे बेहतर और खुशहाल बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि देश के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो केवल पैसा या उत्पादन बढ़ाना ही इसका लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी समाज का भला कैसे हो रहा है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर सरकार किसी योजना से गरीबों को सस्ती शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा देती है तो इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो इसी को हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विचार कहते हैं। तो चलिए अगला, यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य भी हम आपको समझा दिए अभी तुरंत ही। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले आपको समझना है कि अर्थशास्त्र में दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं, जो कि पहला है आपका सकारात्मक और दूसरा है कल्याणवादी अर्थशास्त्र। तो दो तरीके का होता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वे चीजों को किस नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक की, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करें तो यह वह अर्थशास्त्र है जो केवल वास्तविक तथ्यों और स्थितियों का अध्ययन करता है। मतलब आसान भाषा में बोले तो ये बताता है कि क्या हो रहा है या स्थिति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बाजार में कीमत बढ़ रही है, बेरोजगारी 10% है, इससे कोई राय या सुझाव नहीं दिया जाता है, इसीलिए सिर्फ तथ्य बताए जाते हैं, इसमें कोई राय या सुझाव नहीं दिया जाता है। बेरोजगारी 10% है, इसका मतलब है कि इसमें कोई तथ्य नहीं बताया जाता, इसमें सिर्फ तथ्य ही बताया जाता है, बल्कि कोई सुझाव नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें कल्याणवादी
अर्थशास्त्र की यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यह अर्थशास्त्र यह देखता है कि कोई स्थिति समाज के लिए अच्छी है या फिर बुरी है और क्या होना चाहिए। मतलब ये बताता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि गरीबी कम होनी चाहिए, सरकार को शिक्षा पर अधिक खर्चा करना चाहिए। तो इसमें नैतिकता, न्याय और समाज का भला शामिल होता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आर्थिक कल्याण क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कल्याणवादी अर्थशास्त्र। वेलफेयर इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? कल्याणवादी अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेलफेयर की, इकोनॉमिक वेलफेयर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण का क्या मतलब होता है? तो आर्थिक कल्याण का मतलब है कि लोगों का आर्थिक रूप से खुश और संतुष्ट होना। मतलब एक लाइन में आपको याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति या समाज को अपनी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती है और उसका जीवन आरामदायक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक कल्याण कहते हैं। दूसरे भाषा में हम आपको समझाएं तो आर्थिक कल्याण सिर्फ पैसा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें कुछ चीजें शामिल होती है जैसे कि अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए, पर्याप्त वस्तु या सेवाएं भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा होना चाहिए, संतुष्टि और खुशी भी होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। तो ये सारी सुविधा होनी चाहिए और लोग खुश भी होने चाहिए और संतुष्ट भी होने चाहिए, उसी को हम आर्थिक कल्याण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी गांव में लोगों को अच्छी नौकरी, सस्ता इलाज और अच्छी शिक्षा मिल रही है तो वहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक कल्याण। अगला सवाल पूछा गया कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र में नैतिक निर्णयों का क्या स्थान है। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र में नैतिक निर्णयों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक लाइन में आपको याद रखना है कि यह सिर्फ यह नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी देखता है कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये चीज इसमें देखा जाता है। तो जब सरकार या समाज कोई आर्थिक फैसला लेता है तो उसे सिर्फ आंकड़ा से नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें यह देखा जाता है कि क्या निर्णय न्यायपूर्ण है, क्या इससे गरीबों को फायदा मिलेगा या फिर नहीं, क्या समाज के लिए ये जो नियम है वो अच्छा है या नहीं। तो ये सभी चीज इसमें देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर सरकार अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा करके गरीबों को मदद देती है तो ये जो निर्णय है ये नैतिक रूप से सही माना जाता है, क्योंकि इससे समाज का क्या हो रहा है? भला हो रहा है। तो इसीलिए इसमें देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो समाज का भला इसमें होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 11। तो आज की इस क्लास का चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर है ये आपका। तो पेरेटो का सामाजिक आदर्श क्या है? तो पेरेटो का सामाजिक आदर्श इसका क्या मतलब है? तो पेरेटो का सामाजिक आदर्श वह स्थिति है जिसमें समाज में संसाधनों का वितरण इतना कुशल होता है कि अब किसी एक व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जरूरी नहीं होता है। तो इसको इतना अच्छे तरीके से इसमें क्या किया जाता है? संसाधनों का वितरण किया जाता है। तो आसान भाषा में एक लाइन में आपको याद कर लेना है कि इस स्थिति में हम किसी एक व्यक्ति को और अधिक फायदा बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए नहीं दे सकते हैं। सब संसाधन का सही उपयोग हो चुका होता है, किसी को भी नुकसान दिए बिना किसी को और लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो समाज पूरी तरह संतुलित और कुशल अवस्था में होती है। तो पेरेटो में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक स्थिति में सभी वस्तु लोगों को इस तरह बांटी हो कि किसी एक को ज़्यादा देने के लिए किसी दूसरे से लेना न पड़े तो वह पेरेटो सामाजिक आदर्श कहलाता है, आदर्श होगा। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको एक पॉइंट और कि जहाँ बिना किसी को नुकसान दिए किसी को फायदा नहीं दिया जा सकता है वही पेरेटो सामाजिक आदर्श कहलाता है। अब अगला सवाल है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सोशल ऑप्टिमम। तो इसका कंडीशन भी आपको पढ़ लेना है एक बार।
तो पेरेटो का सामाजिक आदर्श वह स्थिति होता है जिसमें समाज में संसाधनों का वितरण इतना कुशल होता है कि अब किसी एक व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जरूरी हो जाता है। तो इस स्थिति में हम किसी एक व्यक्ति को और अधिक फायदा बिना किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए नहीं दे सकते। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपको फायदा चाहिए, कोई वस्तु का आपको चाहिए या फिर किसी चीज़ का आपको लाभ चाहिए, तो आपको वो लाभ तभी मिल पाएगा जब आप दूसरा का नुकसान करेंगे। तो दूसरा का नुकसान होगा, उसके बाद ही जाकर के आपको फायदा मिलेगा। तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक स्थिति में सभी वस्तुओं लोगों को इस तरह बांटी हो कि किसी एक को ज़्यादा देने के लिए किसी दूसरे से लेना पड़े, तो वह पेरेटो सामाजिक आदर्श होगा। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुकूलतम की। तो सामाजिक अनुकूलतम वह स्थिति होती है जिसमें समाज में संसाधनों का उपयोग और वितरण पूरी तरह से कुशल हो जाता है। तो इस अवस्था में अब ऐसा कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है जिससे किसी एक व्यक्ति की स्थिति बेहतर की जा सके बिना किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को खराब किए। तो आसान भाषा में एक लाइन में याद रखना है कि समाज इतनी संतुलित और सही स्थिति में पहुंच जाता है कि किसी एक को फायदा देने के लिए किसी दूसरे को नुकसान देना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में 3 स्तर आपको यहाँ पे बताया गया है। उत्पादन में दक्षता, उपभोग में दक्षता और विनिमय में दक्षता। ये 3 स्तर आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का उपयोग पूरी तरह हो चुका हो और वितरण भी ऐसा हो कि किसी को और बेहतर करने के लिए दूसरों से लेना पड़े, तो वह सामाजिक अनुकूलम स्थिति होगा। अगला है पेरेटो के सिद्धांत की मान्यता को लिखना है। तो इसकी मान्यता के बारे में आपको जानना है कि पेरेटो के सिद्धांत कुछ मुख्य मान्यता होते हैं जिनके आधार पर यह कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद और संतुष्ट के अनुसार व्यक्ति का चयन करता है और वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। दूसरा पॉइंट कि इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि किसी भी आर्थिक परिवर्तन का मूल्यांकन केवल इस आधार पर किया जाता है कि उससे किसी व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो रही है या फिर नहीं, या किसी को नुकसान हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है। तो ये इसमें देखा जाता है। तीसरा पॉइंट कि इसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो संतुष्टि होती है, तो संतुष्टि की तुलना नहीं की जाती है। अर्थात इसमें यह नहीं कहा जाता है कि एक व्यक्ति कितना खुश है या फिर दूसरा कितना दुख है। तो ये इसमें नहीं देखा जाता है। चौथा है पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ कि ये जो सिद्धांत है नैतिक निर्णय या सामाजिक न्याय जैसे विचारों को शामिल नहीं करता है, बल्कि केवल एफिशिएंसी पर ध्यान देता है, यानी दक्षता पर ही केवल ध्यान देता है। तो पेरेटो का सिद्धांत कैसा है? व्यक्तिगत पसंद इसमें देखा जाता है, बिना तुलना किए देखा जाता है और केवल दक्षता देखा जाता है। तो 3 चीज इसमें देखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है पेरेटो से ही रिलेटेड है, तो पेरेटो का ही स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेन कंडीशन और पेरेटो ऑप्टिमम, तो ये हम आपको समझाते हैं इसका क्या मतलब है कहने का। एक प्रतियोगी प्रणाली में पेरेटोनियन अनुकूलतम प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य शर्त पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा शर्त है? तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि उत्पादन के स्तर पर संसाधनों का ऐसा उपयोग होना चाहिए जिससे उनका पूर्ण और कुशल उपयोग हो सके और कोई अपव्यय ना हो। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उपभोक्ता अपनी पसंद और प्राथमिकता के अनुसार ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, यानी वस्तु का उपभोग सही तरीके से हो। तीसरा पॉइंट कि वस्तु और संसाधन का वितरण ऐसा होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए दूसरे को नुकसान देना जरूरी हो जाए। चौथा पॉइंट कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होना चाहिए ताकि कीमत सही तरीके से संतुलन बना सके। ये आपको याद रखना है। राइट द असम्पशंस ऑफ पेरेटो, इसका कहने का मतलब क्या है? पेरेटो अनुकूलतम की कुछ मान्यताएं होती है जिनके आधार पर ये सिद्धांत
काम करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला पॉइंट इसमें कि इसमें माना जाता है कि उपभोक्ता तर्क संगत होते हैं, यानी उपभोक्ता कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास भी करते हैं। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होती है बाजार में, जिससे कीमत सही तरीके से निर्धारित होता है। तीसरा पॉइंट कि संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग इसमें किया जाता है, यानी किसी संसाधन का अपव्यय नहीं होता है, यानी कोई भी संसाधन बेकार नहीं जाता है, इसमें इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट की कीमत लचीला होता है, इसमें मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत भी बदलते रहता है। पांचवा पॉइंट कि सभी बाजारों में संतुलन बना हुआ रहता है। तो इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाता है कि अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता के आपस में तुलना नहीं की जाती है, तो इसमें आपस में अलग अलग व्यक्तियों की तुलना नहीं की जाती है। तो ये 5 पॉइंट आपको कुछ याद रखना है। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। तो एक लाइन में हम आपको बताते हैं कि तर्क संगत उपभोक्ता प्लस में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है, संसाधन उपयोग होता है, इसमें संतुलन बना रहता है बाजार में और बिना उपयोगिता का तुलना किया जाता है। तो ये सभी को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, पेरेटो अनुकूलतम। अब अगला सवाल है, हाउ डू वी अचीव पेरेटो ऑप्टिमम कंडीशन इन द इंटायर इकोनॉमी। इसका कहने का मतलब है कि पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी देखी गई है। तो क्या कमी है, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीका प्रदान करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता को तुलना नहीं की जाती है। लेकिन इसकी प्रमुख आलोचना यह है कि यह केवल उन्हीं आर्थिक परिवर्तनों को स्वीकार करता है जिनसे किसी को नुकसान न हो। तो वास्तविक जीवन में अगर हम बोले तो रियल लाइफ में ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए इसे व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बोले तो यह आय और संपत्ति के असमान वितरण पर ध्यान नहीं देता है, यानी अगर समाज में बहुत असमानता हो तो भी उसे सुधारने का सुझाव नहीं देता है। तो ये जो सिद्धांत है सामाजिक न्याय, समानता और नैतिक मूल्य पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल नहीं करता है इसमें। इसीलिए पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र उपयोगी तो है, लेकिन यह लिमिटेड और इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि ये सामाजिक वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं समझाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, पेरेटो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचना व्याख्या कीजिए। तो ये हम अभी तुरंत आपको समझा रहे थे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होता है, ये भी हम तुरंत आपको समझाएं, तो ये आपको याद रखना है। पीगो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र तथा पेरेटो, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों में क्या अंतर? तो इन दोनों में एक ही चीज का अंतर है, इनका दृष्टिकोण। तो इनका जो अप्रोच है वही बस इसमें अंतर है कि इन दोनों का अप्रोच अलग अलग है। तो पीगो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीगो की। तो पीगो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र इस विचार पर आधारित है कि समाज के कुल कल्याण को बढ़ाया जा सकता है, भले ही कुछ व्यक्ति की स्थिति खराब क्यों न हो जाए। इसमें अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता की तुलना भी की जाती है और सामाजिक कल्याण को कुल रूप से देखा भी जाता है। अगर हम बात करें पेरेटो के सिद्धांत की, तो पेरेटो का सिद्धांत केवल उन्हीं परिवर्तनों को स्वीकार करता है जिनसे किसी को नुकसान न हो। इसमें किसी भी प्रकार की उपयोगिता तुलना नहीं की जाती है और यह केवल बिना नुकसान के सुधार को ही मानता है। तो पीगो का सिद्धांत व्यवहारिक नीति निर्माण के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, यानी प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग के लिए इसको अधिक सही माना जाता है। लेकिन इसमें समस्या ये होता है कि व्यक्ति की उपयोगिता की तुलना करना कठिन और कई बार अव्यवहारिक भी हो जाता है। तो वही अगर हम बात करें पेरेटो के सिद्धांत का, तो अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष है, यानी अधिक इसमें जो है सो वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह बहुत सीमित होता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलता है जिनमें
किसी को नुकसान न हो। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि पीगो का सिद्धांत अधिक व्यावहारिक है। और जबकि अगर हम बात करें पेरेटो की, तो पेरेटो का सिद्धांत अधिक सैद्धांतिक है लेकिन सीमित भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेरेटो का कल्याणवादी कसौटी केवल स्पष्ट स्थितियों में ही लागू होता है। इसका क्या कहने का मतलब है? यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसका कहने का मतलब है कि पेरेटो की कल्याणवादी कसौटी का मतलब है कि किसी भी आर्थिक परिवर्तन तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उससे किसी व्यक्ति को लाभ हो और किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान हो, तभी इसको स्वीकार किया जाता है। तो यह कसौटी केवल उन्हीं स्थितियों में लागू होता है जिनसे स्पष्ट स्थिति कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पष्ट स्थिति कहते हैं, जहां साफ साफ पता हो कि किसी को लाभ हो रहा है या किसी को हानि नहीं हो रही है। तो ये चीज इसमें पता होना चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है कि वास्तविक जीवन में कुछ समस्याएं भी होती है। तो वास्तविक आर्थिक स्थिति बहुत जटिल होता है। अधिकांश निर्णय में कुछ लोग को लाभ और कुछ लोग को नुकसान भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पष्ट भी नहीं होता है कि किसे कितना लाभ हुआ और किसे कितना हानि हुआ। तो इसीलिए इसमें लिमिटेशन भी है, यानी इसमें सीमाएं भी होती है। तो जब लाभ और हानि स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सके तब पेरेटो कसौटी काम नहीं करती है। तो ऐसे मामले में यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि परिवर्तन कल्याणकारी है या नहीं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि पेरेटो की कसौटी केवल सरल और स्पष्ट परिस्थितियों में ही उपयोगी है, जबकि जटिल वास्तविक आर्थिक स्थितियों में यह सीमित हो जाती है। अब चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्रतियोगी प्रणाली में पेरिटियन अनुकूलतम की दशाएं लिखिए। इसका कहने का मतलब है कि एक प्रतियोगी प्रणाली में पेरिटियन अनुकूलतम प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्त भी होता है, जिनके पूरा होने पर अर्थव्यवस्था एफिशिएंट अवस्था में आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी सभी बाजार में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए, जिसमें कीमत को सही और निष्पक्ष रूप से तय किया गया हो। और दूसरा पॉइंट कि संसाधनों का कुशल उपयोग भी होना चाहिए ताकि उत्पादन में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तियों का उपयोग करे और उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त भी हो। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि वस्तु और संसाधनों का वितरण ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान देना आवश्यक हो जाए। और पांचवा पॉइंट कि सभी बाजार में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, जैसे मांग और पूर्ति बराबर रहे, जिससे क्या हो कि मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। तो जब ये सारी शर्त पूरी हो जाती है तब अर्थव्यवस्था पेरिटियन अनुकूलतम अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। जब ये पांचों पॉइंट पूरा हो जाता है तब अर्थव्यवस्था किस स्थिति में होती है? तो पेरिटियो ऑप्टिमेलिटी में पहुंच जाती है, पेरिटियन अनुकूलतम अवस्था में पहुंच जाती है। तो यूनिट 4 से जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को जल्दी जल्दी क्लास अटेंड कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा, तो उसको क्या करना है कि छोड़ देना है। बाकी जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी हो पा रहा है, बस उतना ही कर लेना है। एंड बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को 7 पेज में लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में लिखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी आपको थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नहीं, दूसरा क्वेश्चन का, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अगर आपको इसका नहीं आ रहा है आंसर, तो आपको क्या करना है? आपको पेरिटो के बारे में तो पता है, पेरिटो का सिद्धांत, ये सब तो आपको पता है ना। तो बस क्या करना है कि पेरिटो के ही बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है, उससे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते। दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।